HDFC बैंक प्रीमियम बैंकिंग इम्पीरिया, मतलब वहाँ पे बहुत ही क्रीम कस्टमर्स होते हैं, उनको उनका पोर्टफोलियो भी हैंडल किया था। लोगों की पैसों का मामला है, बिकॉज वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो आपको एक तो ट्रस्ट बिल्ड करना है और उसको बहुत ही सही तरीके से आपको हैंडल करना है। मुझे रिलायंस म्यूचुअल फंड में एज अ ट्रेनर करके मैं इम्पैनल हो गई। सबको एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। नेटवर्क जो है वो इतना बड़ा और अच्छा होता है, सो उनका नेटवर्क ही उनका नेटवर्क बन सकता है। नहीं तो कैसे आप लोगों तक कैसे पहुंचती हैं ये इन्फॉर्मेशन, लोग आपकी बातों को सुने, तो उसके लिए आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं? व्हाट डू यू डू फॉर दैट? आप आइडल अगर मनी रखोगे या आप अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे, कहीं पे पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तो उसका नुकसान आप ही को होने वाला है। अब मैं उनको एक गिफ्ट के तौर पर एक जो इन्वेस्टमेंट का सेविंग का जो बॉक्स रहता है वो की के साथ मैं देती हूँ। आपको समझनी है कि फाइनेंस का नॉलेज स्कूल में नहीं मिलता है। पैंडेमिक आके गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉप की या निकाल दी, बट मेरे क्लाइंट में से किसी का मुझे कॉल ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मिसेस उमा देसाई जी से, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी जो सोच है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। तो उमा जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी रही है उसके बारे में तो हम जानना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने आपकी पढ़ाई खत्म करने के बाद में या क्या पढ़ाई की आपने और क्या क्या काम करते हुए आज आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में हैं। पहले तो मैं BITV का शुक्रिया करती हूँ आपका, और आपके बहुत ही बढ़िया वीडियोज़ जो इंस्पिरेशनल है सभी अपने लोगों के लिए। तो आप ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो और थैंक्स फॉर दैट। मेरी जर्नी ऐसी हुई है, एक तो मेरा क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया मैनेजमेंट स्टडीज़ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया वेलिंगकर स्कूल से, और उसके बाद बहुत सारी सर्टिफिकेशन किया है, जो है चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और जो हमारे लाइसेंस जो लगते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए, सर्विसेज के लिए, वो। और इट्स अ कंटिन्यूसली जर्नी, क्योंकि इट्स अ एंडलेस, बिकॉज सीख तो हम लोग कंटिन्यूस करते ही जा रहे हैं। पहले तो मेरा जॉब जो एक्सपीरियंस था, आई हैव ऑलमोस्ट 18+ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो शुरुआत तो कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स से हुई। तो वहाँ पे मेरे बॉसेस, मैं बहुत लकी हूँ और फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बहुत अच्छे बॉसेस मिले और उनसे मैंने बहुत सीखा। तो मेरे बॉस पहले थे प्रशांत बापट और त्रिवेणी शेट्टी मैडम, जो कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और जो बाहर की दुनिया में जो बिजनेसेस चलते हैं ये बारे में बहुत सिखाया। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि जो बाहर की दुनिया है वो जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने वहाँ पे ब्रेक लेके मैंने सोचा कि मैं रिग्रेट करूँगी अगर मुझे बाहर प्राइवेट जो है कंपनीज़ में काम नहीं करने को मिला। और तभी इंश्योरेंस में प्राइवेट लिबरलाइजेशन हुआ था, और ये बहुत अच्छा मौका था, और मुझे लगा कि ये जो है मुझे आजमाना चाहिए और मुझे एक बार तो ये ट्राई करना चाहिए। और मैं सीधा वहाँ से जॉब इंटरव्यू के लिए बजाज एलियांज में गई, और फर्स्ट टाइम मैंने जो इंटरव्यू दिया और तभी मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो एज अ मैनेजर मैंने शुरुआत की बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, और वहाँ पे एक्विजिशन ऑफ एडवाइजर्स था और अपना सेल्स मार्केटिंग करके बिजनेस बढ़ाना था। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रहा मेरा, और वहाँ पे टॉप रैंकिंग में काम किया, RNR हुआ, और इसी के साथ चलते चलते मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस में मुझे ऑफ़र आया, और वहाँ पे अच्छा प्रॉस्पेक्ट था और जॉब और सैलरी हाइक था। तो वहाँ पे भी मैंने सेम प्रोफाइल पे बट मल्टीनेशनल कंपनी, तो ऑफकोर्स बहुत सीखने मिला कि वहाँ पे कैसे नीड बेस्ड एनालिसिस करनी चाहिए और किस तरह से आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस लोगों को देना चाहिए। तो
ये चलते हुए मुझे और बढ़िया ऑफर मिला जो था सुंदरम बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड का। अच्छा। वहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बैंकिंग चैनल जो थी उनको हैंडल करने का मौका मिला मुंबई रीजन में। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही फंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। ये इतना रिच एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से मुझे हर एक जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको इन एंड आउट जानना, और मैंने जो अपने क्लाइंट्स थे उनको 1-to-1 मैंने उनका फेस किया और उनकी नीड्स जानने की कोशिश की। और बहुत शॉर्ट स्टिंग के लिए मैंने HDFC बैंक प्रीमियम बैंकिंग एम्पिरिया, मतलब वहाँ पे बहुत ही क्रीम कस्टमर्स होते हैं, उनको उनका पोर्टफोलियो भी हैंडल किया था। सो ये रही मेरी जर्नी। और इंश्योरेंस से मैं तो जुड़ी हुई हूँ बिकॉज मैंने वहाँ पे एज अ मैनेजर काम भी किया हुआ है। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजरी का? यस, बिकॉज सी मैंने जॉब क्विट किया बिकॉज मैं सेकंड चाइल्ड मेरा था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि एक ब्रेक तो बनता है, और एक ब्रेक मैंने ले लिया छोटा। बट एज यू हैव सीन मेरा जो एक्सपीरियंस और ये रहा है, घर पे तो हम लोग बैठ नहीं सकते, तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। और मैंने मेरा खुद का फर्म जो इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म करके मैंने स्टार्ट किया। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। अच्छा, 2011 में आपने शुरू किया। तो मैंने बहुत स्लोली और स्टैंडर्डली शुरू किया बिकॉज मुझे बहुत कुछ जानना था, और ये लोगों की पैसों का मामला है बिकॉज वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो आपको एक तो ट्रस्ट बिल्ड करना है और उसको बहुत ही सही तरीके से आपको हैंडल करना है। तो इसके लिए मैंने स्लोली और स्टडीली स्टार्ट किया। बहुत सारा जो मार्केट में सॉफ्टवेयर्स है या हमारे बिजनेस के लिए जो जो ज़रूरी है वो चीज़ मैंने पहले सीखी और उसको एक्वायर किया। और उसी के साथ चलते चलते बिकॉज ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस मुझे रिलायंस म्यूचुअल फंड में एज अ ट्रेनर करके मैं इम्पैनल हो गई एज लर्निंग एकेडमी में, और बहुत सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ गई। तो ये करते करते साथ साथ मेरा एक ट्रेनिंग जो है, जो फाइनेंस का ही है, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो इस तरीके से मैं ये फील्ड में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतने साल जो आपने इतनी सारी कंपनीज में काम किया है, बजाज एलियांज, मेटलाइफ में, HDFC में, तो आज की तारीख में आपके ये बिजनेस को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू आपकी कौन सी लर्निंग आपको काम आती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और सभी को बिजनेस बढ़ाना ही है और प्रॉफिट तो लेना ही है। बट मेरी एक बहुत ही सोच है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो मेरा जो बिज़नेस करने का जो तरीका है, मैं सोचती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल फैमिली और सबको एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं मेरे तरफ से ये प्रयास करती हूँ कि सबको एक तो प्रॉपर अवेयरनेस दो, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस या फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे बोलते हैं। तो ये मैं कार्य कर रही हूँ, और उसके थ्रू जो बिज़नेस आता है उसको मैं सही समझती हूँ बिकॉज़ सबको रिटर्न्स अच्छे चाहिए, और वो सिर्फ रिटर्न्स के लिए किसी को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। बट मुझे ये कहना है कि सबकी ज़रूरतें अलग है और सबकी इन्वेस्टमेंट्स अलग है, सबकी इनकम अलग है, तो उसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। तो और नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो जान लेंगे तो वो उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो उमा जी, आपने बताया कि जब आप बजाज एलियांज में आपका पहला काम जब लगा था, तो वहाँ पर आपका जो काम था वो रिक्रूटमेंट करने का था, एजेंट्स बनाने का था। सो जब आपने वो काम करना शुरू किया तो शुरुआती दिनों में बिजनेस को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो काम है उसको ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या दिक्कतें आई, किस तरह के प्रॉब्लम्स को आपने हैंडल किया आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए? तभी एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि प्राइवेटाइजेशन हुआ था और बहुत ही कम लोग ये जानते थे कि ऐसी एजेंसी और ऐसे इस तरीके से काम चलता है। तो थोड़ा
सा वो स्प्रेड करने के वक्त एक तो दिक्कत आई थी कि लोगों को वो समझाना और एक प्राइवेट कंपनी का ट्रस्ट लोगों को आना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज LIC ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा नाम था और ये नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी थी। और उसके बाद अगर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आती है तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि ये भी इंश्योरेंस है और इसमें काम होता है। तो दिक्कतें आती थी लोगों को समझाने में और एडवाइजरी देने में। सो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों को, हम लोगों को जाके ये समझाना पड़ता था कि ये एक बिजनेस करने का भी तरीका है और आप एक अच्छा काम करें, दिस इज़ अ नोबल कॉज, कि आप लोगों को एक सही तरीके का इंस्ट्रूमेंट दे के आप एक अच्छा ही काम कर रहे हो और जो इंश्योरेंस का जो पैसा आता है वो अपने ही इकोनॉमी के लिए काम आता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। सो अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग तरीके से उनको समझाना पड़ता था और बिजनेस एक्वायर करना पड़ता था। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये ना सब्जेक्टिव थी, मतलब हर एक इंडस्ट्री में या हर एक, क्योंकि स्टूडेंट्स मिलते थे, कभी कोई बिजनेसमैन मिलते थे, कोई हाउसवाइफ्स मिलती थी, तो उनको ये सब अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता था। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने इसका अच्छा एडवांटेज भी लिया और वो आज सक्सेसफुल भी है इस फील्ड। तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से आपको समझाना पड़ता था, तो लोग जो है आपको उसमें मतलब अलग अलग तरीके से आप समझाती थी या आपके तरीके थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के? दिक्कत तो थी, लोग समझते नहीं थे अलग अलग। तुम कोई एग्जांपल दे सकती हैं अलग अलग तरीके से समझाते थे, उसमें कैसे समझाती थी आप? फॉर एग्जांपल बहुत ही यंग गर्ल थी और उसको मतलब जस्ट मैरिड थी, हस्बैंड बहुत ही अच्छे पोस्ट पे थे, बट उसको कुछ खुद से करना था। वो वेल क्वालिफाइड थी, बट उसको ये समझाया था कि एक प्राइवेट कंपनी में, बहुत ही अच्छे कंपनी में तुम मेरे से जुड़ी है, सो यू कैन स्टार्ट, आपका खुद का आप है ना एक अर्निंग भी कर सकते हो और आपके जो कन्वीनियंट टाइम में कर सकते हो। तो प्रोडक्ट्स वो अच्छी तरह से समझ रही थी बिकॉज वो खुद पढ़ी लिखी थी और उसका नेचर था कि लोगों से मिलना उसको पसंद था। तो वो एक बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे लोगों से भी जुड़ी और उनको मैं ये समझा पाई कि आप इस फील्ड में आने के बाद आपको क्या क्या है ना बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बिजनेस जो पीपल रहते हैं बैकग्राउंड के, वो हमेशा मैंने देखा कि वो खुद के रिटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और जब भी उनको एक बात समझ में आती है कि जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे होगी या जो भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इसमें से मेरा कितना फ़ायदा होने वाला है, सो उनका नेटवर्क तो अच्छा ही होता है और नेटवर्क जो है वो इतना बड़ा और अच्छा होता है, सो उनका नेटवर्क ही उनका नेटवर्क बन सकता है। सो ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन ना अपना नेटवर्क यूज़ करके वो ये एजेंसी के थ्रू अच्छा अर्निंग कर पाते थे। तो वो उनको समझाने का तरीका यही था कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप ये एजेंसी लोगे तो वो यही चीज़ पकड़ के वो अपना काम करते थे। और हाउसवाइफ रही तो हाउसवाइफ को एक एडिशनल अर्निंग चाहिए, उनको एक इनकम चाहिए, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए, उसको इस तरीके से हम लोग समझा के उनको भी यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करते थे। बहुत सारे ऐसे कोल्ड कॉल्स किए, वर्किंग जो है कॉर्पोरेट्स में जहाँ पे सैलरीड पीपल है वहाँ पे उनको मिलके बताया कि आपको एडिशनल अगर अर्निंग करनी है तो आप कैसे करोगे इसको। तो वैसे कोल्ड कॉल करके जो चाहता था वो हम लोगों से जुड़ जाता था। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो उमा जी, आज की तारीख में आप बिजनेस कर रही हैं, तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? कैसे आप लोगों को एक्वायर करती हैं या बिजनेस को बढ़ाने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे अवेयरनेस जो है मैं उसको एक प्राइम स्टेज पे रखती हूँ कि ये प्रायोरिटी रखती हूँ मैं बिजनेस में। बिकॉज जैसे सबको भी पता है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो हो रही है, बिजनेस सेक्टर्स भी बूम हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, जीएसटी कलेक्शंस इतने बढ़िया हो गए हैं, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, फिर टैक्स कितना कलेक्शन हुआ है और आईपीओज भी आपने देखे हुए। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि है ना
पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। जैसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिजिकल असेट से लोग बाय करते थे, फिजिकल असेट से मूव होके अभी सब लोग फाइनेंशियल असेट्स में एंटर कर रहे हैं, और इसके कई सारे रीजंस है, बट एक सिंपल रीज़न है कि छोटी छोटी फाइनेंशियल असेट्स हम लोग बाय कर सकते हैं, ईजी है, फिजिकल असेट्स नहीं बाय कर सकते हैं। तो एक तो ये जो मूवमेंट है और इतनी सारी ग्रोथ हो रही है, तो सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसका फ़ायदा ही इन्वेस्टर को मिलेगा। सो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। आप आइडल अगर मनी रखोगे या आप अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे, कहीं पे पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तो उसका नुकसान आप ही को होने वाला है। बिकॉज ग्रोथ जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से अपना देश का विकास हो रहा है, उसका फ़ायदा हमें होने वाला है। और ये फ़ायदा मुझे अपने इन्वेस्टर को भी बता के उनको बोलना है कि आप जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि उनका प्रॉपर नीड बेस्ड एनालिसिस हो, उनकी क्या मतलब जोखिम वो लेना चाहते हैं नहीं चाहते, वो सब स्टडी करके उनको इन्वेस्टमेंट दे। बट उन्होंने अगर ये पार्टिसिपेशन ही नहीं किया तो वो ही उनके लिए बहुत रिस्क साबित हो सकता है आगे जाके। तो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मुझे ये अवेयरनेस करके उनका इन्वेस्टमेंट लेना है। नहीं तो कैसे आप लोगों तक कैसे पहुंचती हैं ये इन्फॉर्मेशन, लोग आपकी बातों को सुने, तो उसके लिए आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं? व्हाट डू यू डू फॉर दैट? मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो मैं पर्सनल लेवल पे भी ये एक्टिविटी करती हूँ और बहुत लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। इस मार्केट में जो फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके साथ भी मैं जुड़ी हूँ। तो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे लोग हैं ना ये रन कर रहे हैं और वो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। और कॉर्पोरेट्स या इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल्स है, कॉलेज है, वहाँ पे जाके ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं खुद भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है जिसमें मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप एक सेविंग स्टार्ट कीजिए। वो छोटी से छोटी सेविंग्स भी होगी तो आप मैं उनको एक गिफ्ट की तौर पर एक जो इन्वेस्टमेंट का सेविंग का जो बॉक्स रहता है वो की के साथ मैं देती हूँ। इसकी वजह से वो इनकरेज होते हैं। ये सेविंग्स की ना हैबिट्स है, हम लोग वहाँ पे तो सेविंग करने वाले नहीं है, सेविंग्स तो हमारी बैंक में ही होने वाली है या किसी इंस्ट्रूमेंट में होने वाली है। बट ये जो है ना, ये उनको कॉन्सेप्ट उनके घर तक पहुँच जाएगा, उनके बच्चे देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो छोटे से छोटे शॉपकीपर्स या छोटे से छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों तक सब तक मुझे पहुंचना है, ये मेरा एक्चुअली विजन है। सो आप जब किसी कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विसेज की सलाह देती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग जब करती हैं, तो एग्जैक्टली आप क्या उसको मैसेज देती हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में वो क्या करेगा, या आपकी एडवाइजरी क्या होती है, किस प्रकार की आप उसको सजेशंस देती हैं? सजेशन में जैसे मैंने बोला कि हर एक डिफरेंट होती है डिफरेंट लोगों के साथ। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखती हूँ, उनका एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल जो है स्टेटस, या उनका पहले तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव गोल होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल गोल्स। तो वो समझने के बाद उनकी मतलब जो मैं बोलती हूँ कि रिस्क लेने की जो है एपिटाइट उनका कैसा है, वो जानने के बाद अगर उनका शॉर्ट टर्म है या मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसको देखते हुए एक पूरा प्लान डिज़ाइन होता है। तो उसमें हर एक अलग अलग प्रोडक्ट्स उसमें फिट होते हैं। तो वो उनको बता के समझाने के बाद वो प्लान एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली उनका नीड्स जानना बहुत ज़रूरी है, उनका अभी की जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, और उनका अभी का फाइनेंशियल स्टेटस, उनके क्या गोल्स है, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सब थोड़ा बहुत अगर आपको डेटा मिल जाएगा तो आप उनके लिए बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। और वो प्लान रिव्यू होना भी ज़रूरी है एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स। तो हम लोग उनके गोल तक सक्सेसफुली पहुंच सकते हैं। जितना हमारे कंट्रोल में है उतना हम लोग कंट्रोल करके उस गोल को हम लोग अचीव कर सकते हैं।
आपको क्या लगता है उमा जी, एक जो कस्टमर है, जो आम जनता है, यस, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपकी जो समझ है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, और एक आम जनता है उनकी जो समझ है, ये समझ के बीच में क्या गैप है? आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों की समझ में क्या, कहाँ पर कमी है उनको? समझ में कमी है, जैसे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स का आप देखोगे तो वो एक रिकॉर्ड है, और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पब्लिश भी किया था कि ओनली 76% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ये फाइनेंशियली इलिटरेट है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, स्टैंडर्ड्स पुअर्स ही बता रहा है, बट ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आपको समझनी है कि फाइनेंस का नॉलेज स्कूल में नहीं मिलता है, मनी मैनेजमेंट स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। तो जब भी ये नहीं सिखाया जाता है तो यहाँ पे आपको वो एकदम प्राइमरी से आपको शुरुआत करनी है कि उनको क्या ज़रूरी है। तो ये आपको जब भी आप उनसे मिलेंगे 1 to 1 तभी जाके उनको वो चीज़ें समझानी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा गैप है, और इसको करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और उनमें से मैं भी थोड़ा सा बिट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये करने से ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए ये अच्छी बात है। और फाइनली फिर से मुझे बोलना है कि ये जाके हमारे कंट्री को ही मतलब अपने विकास के लिए और अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काम में आएगा। परफेक्ट। सो उमा जी, अब यहाँ से आगे आपका क्या विजन है, और आप वो विजन को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ से मेरा विजन यही है कि मैंने जैसे बोला कि हर जगह पे, हर एक जो सामान्य से लेके बड़े लोगों तक मुझे पहुँचना है, और एक सही राय उनको देनी है कि ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारे एरियाज़ को लोग है ना देखते ही नहीं है। बिकॉज एज मैंने पहले ही बोला कि रिटर्न्स ही लोगों को लगता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना रिटर्न्स मिलेगा, बट इसमें बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी ज़रूरी है, लिक्विडिटी ज़रूरी है, और आपका प्रोटेक्शन ज़रूरी है, एडेक्वेट प्रोटेक्शन है कि नहीं वो ज़रूरी है। बिकॉज सिर्फ रिटर्न के लिए भागते रहेंगे तो आपको जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ आपको अचीव करनी है वो तो होगी नहीं आपको। तो बेसिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो फाउंडेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सो ये मुझे सबसे करवाना है, और ये मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े वो पहले से अच्छे से जान ले ये सब, और वो भी उसके लिए कंफर्टेबल। जो एग्जिस्टिंग मेरे क्लाइंट है, आज देखोगे तो आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वो मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछते। मतलब आज मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो मेरे से सलाह लेते हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, और हम लोग उनको इन्वेस्टमेंट बताते हैं। यहाँ पे पैंडेमिक आके गया, सब लोगों ने सब कुछ देखा कि ये पैंडेमिक में बहुत सारे लोग पैनिक थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉप की या निकाल दी, बट मेरे क्लाइंट में से किसी का मुझे कॉल ही नहीं आया, बिकॉज वो इतने एजुकेटेड थे कि उनको पता था कि इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है। इस सिचुएशन में अगर उनके पास है सरप्लस तो उनको इन्वेस्ट करना है, और अगर इस सिचुएशन में अगर उनके पास मतलब वो बहुत ही पैनिक हो रहे हैं तो उनको होल्ड करके रखना है। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट हो, आज के डेट में स्टे इन्वेस्टेड, यही एक फॉर्मूला है। आपको इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा टू सी द रिजल्ट, और सी द ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप है ना रिस्क भी नहीं लोगे और एकदम शॉर्ट टर्म में आपको ये आएगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता नहीं। सो ये मेरा मतलब मैं समझती हूँ कि ये मेरा बहुत ही अच्छा ये है कि मुझे मेरे क्लाइंट इतने कंफर्टेबल है, वो भी अच्छे से नींद से सोते हैं और मैं भी अच्छे नींद से सोती हूँ। सो ये एक अच्छी बात है। एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ उमा जी आपसे कि आज की तारीख में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कितने लोग आपके साथ में काम करते हैं, और कहाँ से आप काम करती हैं, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। वी वर्क जो है पवई साइड में क्रोमियम बिल्डिंग, तो वहाँ से मैं ऑपरेट कर रही हूँ। आई थिंक लगभग 4 साल हो गए हैं। तो
वहाँ से मैं ऑपरेट कर रही हूँ और मेरे एसोसिएट्स बहुत हैं। तो एसोसिएट्स और मार्केट में इतने सालों से होने का एक रीज़न है कि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो उस सपोर्ट और स्ट्रेंथ के साथ मुझे जो काम है वो मेरा स्मूथली और इजीली हो जाता है। सो एक अच्छी बात है कि क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस मिला है और ये सब प्रोडक्ट्स को जान के मुझे पता है कि सही क्या है इस आदमी के लिए, तो वो मैं बताने की क्षमता रखती हूँ और वो मैं बता सकती हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और बाहर जो मार्केट में जितने भी है उनका एक सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक उमा जी। काफी सारे प्रश्न आपको पूछे, काफी सारी चीजें आपसे जानने मिली, आपकी सोच क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है वो जानने के लिए मिला। आपने अपने इस एक्सपीरियंस को, आपकी सोच को हमारे साथ में शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।